नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए लगातार जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, उसका जो सेट नंबर 5 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का ही है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। उस देश का आपको नाम बताना है जिसने अपने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसने अपने यहाँ स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके राइटर आपको बताने हैं कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आप याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें, ऑप्शन ए की बात करें हम, इनके द्वारा कौन कौन से फेमस पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएँ लिखी गई थी? तो आइए महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। इनसे जुड़े जो भी पुस्तकें हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। पहली पुस्तक आपकी यंग इंडिया है। यंग इंडिया आप याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा इसको लिखा गया है। यंग इंडिया के बाद आपका हो गया हरिजन, हो गया हरिजन, हो गया आपका हरिजन के बाद आपका नवजीवन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये इम्पॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लाला लाजपत राय जी की बात करें तो इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, पीपुल लिखा गया था, पंजाबी लिखा गया था और वंदे मातरम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो गई और पत्र पत्रिकाएं हो गई जो लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई थी। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लाला लाजपत राय की। तो अनहैप्पी इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा पीपुल को भी जो है लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। इसके अलावा पंजाबी को भी लाला लाजपत राय ने ही लिखा है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, ऑप्शन डी क्या, ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें, कुछ पत्र पत्रिकाएँ लिखी गई हैं। जैसे आप याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया इसके बारे में। तो इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के बाद क्या आ जाएगा आपका? अल हिलाल, इसके लेखक भी कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदौर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंदौर में जो है 2023 के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी का जो दिन होता है, इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारतीय संसद भवन का जो डिज़ाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो भारतीय संसद भवन का जो डिजाइन है यह किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा एडविन लुटियंस, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ए वाला, एडविन लुटियंस वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एडविन लुटियंस के द्वारा ही भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कैप्टन सुरभि जखमोला, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जो है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका नाम आपके जबान पर होना चाहिए, कैप्टन सुरभि जखमोला। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है? यहाँ पे बैक्टीरिया जनित रोग की बात हो रही है। इसमें से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से फैलता है उसकी आपको पहचान करनी है। रोग से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो रोगों को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की बात हो रही है। बैक्टीरिया मतलब आपका क्या होता है? जीवाणु होता है। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है। तो इसमें से कौन सा रोग जो है आपका बैक्टीरिया से फैलता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा तपेदिक, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तपेदिक है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, इसके अलावा क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बात यहाँ पे हो रही है, टीबी की बात हो रही है, टाइफाइड हो गया, कोढ़ हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट रोग हैं जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भवन में ब्रिटेन की महारानी रहती हैं? ब्रिटेन की महारानी कहाँ पर रहती हैं आपसे पूछा जा रहा है। उनकी लोकेशन आपको बतानी है कि ब्रिटेन की महारानी जहाँ रहती है उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटेन की महारानी जो है कहाँ पर रहती है, किस स्थान पर रहती हैं, उस स्थान की आपको पहचान करनी है। तो ब्रिटेन की जो महारानी है ये कहाँ पर रहती हैं? तो आप याद रखिएगा बकिंघम पैलेस लंदन में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बकिंघम पैलेस लंदन में ब्रिटेन की महारानी रहती हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ब्रिटेन के जो PM होते हैं, वे जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। ये दोनों लोकेशन आपकी लंदन में ही है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं 7 लोक कल्याण मार्ग में किसका भवन रहा है? तो हमारे प्रधानमंत्री का जो भवन आवास है वह 7 लोक कल्याण मार्ग में है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जो भवन आपको मिलेगा यह 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली में मिलेगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं व्हाइट हाउस में कौन रहता है? तो व्हाइट हाउस में रहते हैं किस प्रेसिडेंट कहाँ के? तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वे व्हाइट हाउस में रहते हैं, और व्हाइट हाउस की लोकेशन कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ये कहाँ पर रहते हैं? तो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1864 में, आप याद रखिएगा 1864 ईस्वी में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इनका नाम आपके जबान पर होना चाहिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर, नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये प्रश्न आपके NTS की परीक्षा में पूछा गया है। तो
भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1992 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम ब्लैक पर्ल है? इसमें से किस खिलाड़ी का उपनाम जो है ब्लैक पर्ल है, आपको बताना है। ब्लैक पर्ल के नाम से हम किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो ब्लैक पर्ल के नाम से हम किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, पेले। ये ब्राज़ील के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इनको हम ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। तथा ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है, ब्राज़ील की जो सरकार है, इन्होंने पेले को जो है अपना राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पेले को ब्राज़ील की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है। बहुत ही महान फुटबॉलर हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फुटबॉल से इनका संबंध है। वहीं ऑप्शन जो आपके सामने तीनों दिए गए, इनके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। पेस एवं भूपति की जोड़ी को हम क्या कहते हैं? तो पेस और भूपति की जो जोड़ी है, इसको हम बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा माइकल फेल्प्स को हम क्या कहते हैं? माइकल फेल्प्स को हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। आप याद रखिएगा, माइकल फेल्प्स को जो है फ्लाइंग फिश कहा जाता है। ये तैराक हैं आपके माइकल फेल्प्स। वहीं पीटी उषा को हम क्या कहते हैं? पीटी उषा को हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। तो सभी खिलाड़ी आपके सामने हैं, इनके उपनाम क्या क्या है मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है शिलांग में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, शिलांग में। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। इनके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम करंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर मूल संविधान की बात करें, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय की बात करें, तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो यह अफ्रीका में किया गया था और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इंदिरा गांधी के समय काल में मतलब इंदिरा गांधी के द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? तो जब यह नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और यह नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। तो 2 वर्ष तक यह नेशनल इमरजेंसी चली थी, 1975 से 1977 तक जो है यह आपातकाल चला था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट का नाम आपको बताना है। तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अवनी चतुर्वेदी के नाम यह कीर्तिमान है, आप याद देखिएगा। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले देश की पहली महिला पायलट बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय किस जगह स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय आपको मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, नैरोबी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कर्नाटक में आपको मिलेगा यह नेशनल पार्क जिसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। तो आपको बताना है कि यह जो हिरण है इसको हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यह जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है, लेकिन इसमें जो है हिरण का भी संरक्षण किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, हिरण को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो बारहसिंगा के नाम से जानते हैं। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। यह टाइगर रिजर्व भी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किए गए कार्य की दर को हम क्या कहते हैं? किए गए कार्य की दर क्या होती है? तो शक्ति होती है यानी कि पावर होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पावर। लेबनान की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, क्या है लेबनान की राजधानी? तो लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो लेबनान की राजधानी आपकी हो जाएगी बेरूत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी मार्च जो था यह कितने दिन चला था आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दांडी यात्रा जो है आपकी कितने दिन चली थी? तो टोटल जो है 24 दिन। आप याद देखिएगा, दांडी मार्च आपका टोटल 24 दिन चला था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 दिन आप कैसे काउंट करेंगे यह भी आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 को की गई थी। 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च की शुरुआत करी गई थी, और 6 अप्रैल को आप याद रखिएगा, और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर उनके द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। तो इस दिन को आप काउंट कर लीजिए, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल आपको मिल जाएगा 24 दिन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, टोटल जो है आपके 24 दिन यह यात्रा चली थी, दांडी मार्च चला था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी तथा सीधा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आभासी तथा सीधा होता है समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु जो है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार जो है किस धातु का अयस्क है? तो सीने बार जो है पारा यानी कि मरकरी का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही दिया गया। जो सीने बार होता है यह मरकरी यानी कि पारा का अयस्क होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड आपकी श्वेत क्रांति थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका जनक कहा जाता है, तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है इसका श्वेत क्रांति का हम जनक कहते हैं, और यह दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड आपकी क्रांति है श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? भारतमाला परियोजना की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप याद देखिएगा यह राजमार्गों के निर्माण से रिलेटेड आपकी थी भारतमाला परियोजना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राजमार्ग निर्माण से रिलेटेड थी आपकी भारतमाला परियोजना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है आपकी भारतमाला परियोजना, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा 2015 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस एक्ट के तहत, आपको उस एक्ट का नाम बताना है, किस एक्ट के तहत भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के अस्थायी लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है? तो किस एक्ट के तहत भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के अस्थायी लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है? तो आप याद रखिएगा इस एक्ट को हम बोलते हैं FRBM एक्ट।
इसको हम हिंदी में कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का यह अधिनियम है। इसके बारे में आप याद देखिएगा, 2003 का यह अधिनियम है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसका पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आपका एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया, आप याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो एफआरबीएम का पूरा नाम क्या होता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का यह अधिनियम है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। इंग्लिश में इसका पूरा नाम यहाँ पे है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 2003 का यह अधिनियम है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से भी हम जानते हैं? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बादशाह खान इनको कहा जाता था। बादशाह खान के अलावा इनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, आप याद देखिएगा, फ्रंटियर गांधी। इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी और हिंदी में इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी या कह लीजिए आप सीमांत गांधी। तो ये सभी उपनाम है, अन्य नाम है किसके? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के। इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी हम कहते हैं और इनको बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दिए गए प्रश्न का? बादशाह खान। लास्ट के दो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई.वी. रामास्वामी नायकर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भगवान महावीर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो भगवान महावीर को मोक्ष यानी कि निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, वह किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा, भगवान महावीर को जो निर्वाण था, जो मोक्ष था, यह प्राप्त हुआ था पावापुरी में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। राजगीर के समीप यह जगह आपको मिलेगी। राजगीर के समीप यह पावापुरी नामक स्थान है जहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था भगवान महावीर को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा भगवान महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।